हुकूमत और सनतकारों का मेहनत कशों की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। दौरा चीन से पहले बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत जरूरी थी। महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ का एहसास है। सनतकार और ताजिर बरादरी आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद में साथ देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म कल से चीन का 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात, सीपेक समेत मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा। इमरान खान जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, जजेस और वकला की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबूज़ैबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 30 जनवरी को हौसी बागियों के मिसाइल हमले की शदीद मसम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का आया था। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की बातें बेबुनियाद हैं। अदम एतमाद ना ही मार्च होगा। नवाज शरीफ की बदनसीबी के जाली रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं और इन्हीं की बुनियाद पर बाहर रहना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी। जिला शुपैया में एक और नौजवान शहीद। काले कवानीन की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी। अगस्त 2019 से अब तक 1 दर्जन खवातीन समेत 538 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारत का जंगी जुनून बढ़ने लगा। तोसी पसंदाना अज़ाइम के तहत दिफाई बजट में 10% इजाफा। भूख और अफलास से बिलखते भारतीय अवाम के 52 खरब 50 अरब रुपए मोदी हुकूमत ने हथियार और जंगी साजो सामान में झोंक दिए। पाकिस्तान और मिस्र का फिल्म और ड्रामे की डबिंग के लिए मराकज खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से मिस्र के सफीर डॉक्टर तारिक दरोग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। अहम आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसां। ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं चौधरी फवाद हुसैन। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 संवाद। 6000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.8% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के लिए घर घर वैक्सीनेशन मुहिम जारी। गुज़श्ता रोज 12,54,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। कोरोना का नया वेरिएंट स्टेल्थ ओमिक्रॉन सामने आ गया। 57 मुल्कों में केसेस रिपोर्ट। नई किस्म ज्यादा तेजी से फैलती है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। कई मुल्कों में ओमिक्रॉन का उरूज आना अभी बाकी है। सरबराह आलमी इदारा सेहत कोरोना की वजह से दुनिया भर में महंगाई के बाद इटली में अफरात-ए-ज़र का 26 साला रिकॉर्ड टूट गया। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं और गहरे बादल। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी। हरनाई में तूफानी हवाएं चलने से निजाम जिंदगी मफलूज। कराची में तेज हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उमूरी अफगान काबीना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बस सर्विस की मंजूरी दे दी। बस सर्विस जलालाबाद से पेशावर और कंधार से कोयटा के दरमियान चलेगी। अमेरिका यूक्रेन के मामले पर जंग से गुरेज करे। बहरान के हल के लिए बातचीत के लिए अब भी तैयार हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस अमन चाहता है तो यूक्रेन की सरहद से फौज वापस बुलाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
Oh yes, aggression. A really early move there. कराची में PSL 7 के दिलचस्प मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चीन में सरमाई ओलंपिक्स के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। 4 फरवरी से शुरू होने वाले इवेंट के लिए वफूद की आमद जारी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के सरबराह शिरकत करेंगे। ओलंपिक मशल का बीजिंग में 3 रोज़ा सफर शुरू। गवादर में 3 रोजा नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। दफाई चैंपियन अली इलियास ने मर्दों का टाइटल जीत लिया। खवातीन में किंजा मलिक फातेह रही। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्क भर से 150 से ज्यादा साइकिल सवारों की शिरकत। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। और दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन में गहमे गिलगित बल्तिस्तान महीने का आगाज। सियाहती तरक्की के लिए खित्ते की खूबसूरती और सकाफत को उजागर किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज इस खबर से कि हुकूमत और सनतकारों ने मेहनत कशों की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। सनतकारों ने हुकूमत के कारोबार दोस्त पॉलिसीज की मुकम्मल तायद करते हुए मुनाफे में इजाफे के समरात निचले तबके तक मुंतकिल करने की हिमायत की है। ये इत्तेफाक राय वज़ीर आज़म इमरान खान की मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात के दौरान हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मज़ीद तफसील क्या है ये बताएंगे रियाज बरकी। वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में होने वाली मुलाकात में सनतों के फ़रोग़ के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसियों के तसलसल पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत आलमी मंडी में महंगाई और इसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास रखती है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सनतकार और बिजनेसमैन आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले ही पार्टी मंशूर में IT और टेक्सटाइल की बरामदात की पॉलिसी शामिल की थी, जिसके समरात अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने गुज़श्ता साल 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची और अगले साल 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्को है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क बन चुका है। ट्रैक्टर्स की बरामदात में 10% इजाफा हुआ है, जिसमें 90% पार्ट्स मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फरोग के लिए तारीखी इकदामात किए जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जिसके समरात मजदूर तबके को मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उन सनतकारों और ताजरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनकी इस्तेदा पर मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन दौरे से पहले कारोबारी बिरादरी से मुशावरत जरूरी थी। हुकूमत पाकिस्तानी और चीनी सनतकारों के माबैन रवाबित बढ़ाने और मुश्तरका बिजनेस मंसूबे कायम करने पर बात करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि IT और टेक्सटाइल के साथ साथ दिफाई पैदावार और इंजीनियरिंग के शोबों पर तवज्जो दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इजलास में शिरकत की। उनका कहना था कि हुकूमत सनतों के फरोग और बरामदात बढ़ाने के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है। दिफाई पैदावार के शोबे में वसीम मौके मौजूद हैं, जिनका सरकारी और निजी शोबे में इश्तिराक से फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। सनतकारों ने बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फरोग, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो है रिकॉर्ड परफॉर्मेंस किया। मैं समझता हूँ कि हम $13 बिलियन के ऊपर जो है वो बहुत साल पासे रहे और खुदा का शुक्र है इस साल $6 बिलियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज़ देगी। पिछले साल हमने $2 बिलियन की इंक्रीज़ की थी, 13.5 से 15.5 गए थे। इस साल मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम $21 बिलियन क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे कि इसके बाद भी इंशाल्लाह उसके अगले साल भी हम $5 बिलियन इंक्रीज़ करेंगे। हमने गवर्नमेंट को अपनी पूरी सपोर्ट देते हुए ये
اندیا دیا ہے کہ آپ منیمم ویجز کو بڑھائیں گے اور آگے اپنے غریب طبقے کے لیے جو سٹیپس لیں گے، انڈسٹری ان کے ساتھ ہوگی۔ اس سال انشاءاللہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری $6 بلین کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرے گی، اور اس میں ہم تقریباً 20 لاکھ بندے امپلوائے کریں گے، جس میں تقریباً 1 لاکھ ہمیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس چاہیے۔ ہم نے ساری ڈسکشن بڑی کھلے طریقے سے کی ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایس ایم ای کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کیا، اور ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایس ایم ایز کو آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ ان کی امپلائمنٹ اور بڑھے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے ہوتی ہے، اس پالیسیز کا آئی تھنک ہمیں اب اس کا ایڈوانٹیج آنا شروع ہو گیا ہے، انڈسٹری جو ہے اسکیل اپ کر رہی ہے، گروتھ آ رہی ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان کل سے چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان دو طرفہ تعلقات، سی پیک، تجارتی اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوطی آ رہی ہے اور اعلیٰ سطح تبادلوں سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب لی کی چیانگ کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات، سی پیک سمیت مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دورہ چین کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کا دورہ چین دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پاکستان اور چین کے مابین سی پیک، اسپیشل اکنامک زون، سرمایہ کاری، تجارت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے جاری ٹھوس منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے دورے میں دونوں ملکوں کی قیادت اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کرے گی۔ بیجنگ میں وزیر اعظم چین کی ممتاز کاروباری شخصیات، سرکردہ تھنک ٹینکس، تعلیمی اداروں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ ونٹر اولمپکس گیم کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ 3 سے 6 فروری تک کے دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ کے ارکان، سرکاری حکام سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کی یادگاری تقریبات کا اختتام بھی ہوگا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ماضی گواہ ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اتری ہے۔ دونوں ملکوں نے عملی اقدامات کے ذریعے باہمی تعاون کو نئی جہت دی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو سمجھنے کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کا پہلا اور دنیا کا تیسرا ملک تھا جس نے انقلاب کے بعد عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ اس وقت تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اور چین کبھی بہترین دوست ہوں گے۔ 21 مئی 1951 کو پاکستان کے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا رہا۔ پاک چین تعلقات میں اہم سنگ میل شاہراہ ریشم کا راستہ کھلنا تھا، جس نے چین کے صوبے شنکیانگ کو وادی ہنزا سے ملایا تھا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی دوستی میں ایک اہم مقام اس وقت آیا جب چین کے اشتراک سے پاکستان میں اقتصادی راہداری کا سب سے بڑا منصوبہ سی پیک شروع ہوا۔ پاکستان کی چین سے دوستی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہے کہ 1949 میں چین آزاد ہوا تو امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ تھے، لیکن پاکستان نے کئی سال تک مسلسل جدوجہد کر کے امریکہ کو کشیدگی ختم کرنے پر رضامند کیا اور اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے دورہ چین میں ان کی معاونت کی۔ اس کے بعد ہی چین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت اور ویٹو پاور کا حق ملا۔ چین کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی فراہمی سے پاکستان میں قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ سفارتی سطح پر چین کے ساتھ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، اس میں پاک چین مشاورتی عمل اہم ہے، جس میں وزراء خارجہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ، سیاسی مشاورت، جنوبی ایشیا، ہتھیاروں کی روک تھام، انسداد دہشت گردی، انسانی حقوق، امن کے قیام، سمندری امور، سرحدی انتظام اور کانسلر امور پر مشاورت شامل ہے۔ تجارتی روابط کی بات کی جائے تو چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون تعلقات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاک چین دوستی کی فضاؤں میں لکھی داستان ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के अवाम और क़यादत से यकजहती का इजहार करते हुए 30 जनवरी को हौसियों की जानिब से मिसाइल हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म और अबूज़बी के वली-अहद और मुत्तहिदा अरब इमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के बरवक्त और मौसर फ़ज़ाई दिफा की तारीफ़ की, जिससे कीमती जानें बच गईं। उन्होंने हौसियों के हमलों से इलाकाई अमन व सलामती को दरपेश शदीद ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए इलाकाई अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और आला सतह पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी का अहवाल जानते हैं असद यार खान से। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। बिगल बजाकर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और जस्टिस उमर अता बंदयाल की आमद का ऐलान किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान, पार्लियामेंटेरियंस, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज साहिबान, सीनियर वकला और मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 दिसंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स, जबकि बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बरतानिया से ही बार एट लॉ किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हमरा हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक मेहमानों से मुलाकात की। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वो जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हल्फ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के अमले ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। कमरा अदालत पहुंचने पर वकला ने चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बार और बेंच एक ही खानदान है। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए वकला का ताउन चाहते हैं। वकला तैयारी करके आएँ और इल्तिवा से गुरेज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से मुतालिक शिकायत का नोटिस लेते हुए कहा है कि हुकूमती इदारों का काम आवाम को सहूलियात देना और अवामी शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला करना है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। लाइन लॉसेज में कमी और बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इदारों में तकर्रियों में मेरिट की बालादस्ती और शफाफियत यकीनी बना रही है। इजलास को बिजली की लोड शेडिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम, पेस्को में अफरादी कुव्वत की कमी और नई तकर्रियों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पेस्को में लाइन लॉसेज कम करने के लिए जामे मनसूबा तैयार किया गया है, जिससे तलब को पूरा करने के लिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म ने जारी इक़दामात को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने की हिदायत दी। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर खुसूसी इक्तिसादी जोन्स का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म ने यह बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। शुरका को सरमायाकारी बोर्ड की तरफ से सनतों के क़याम में आसानी के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि M3 इकनॉमिक जोन में सनतों के क़याम के लिए 600 एकड़ अराजी फराहम कर दी गई है, जबकि बिजली की फराहमी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज़ी से जारी है। शुरका को रशकई, धाबेजी, बोस्तान, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया गया। आज़ाद कश्मीर में एहतसाब की एक्ट की बहाली खुशाइंद है। कानून की बालादस्ती और निज़ाम में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خطے میں سیاحت کی وسیع استعداد موجود ہے، اس شعبے کی ترقی اہم ترجیح ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے آزاد کشمیر میں عوامی فلاح کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی اور صدارتی نظام کی باتیں بے بنیاد ہیں، عدم اعتماد ہو رہا ہے، نہ ہی مارچ ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے انیس آوان۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے۔ نواز شریف جعلی رپورٹس دکھا کر باہر گئے ہیں۔ اپوزیشن نے کیا خوش ہونا، عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی ہے۔ اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے، اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3.5 سال میں ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جس میں حکومت نہ جیتی ہو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ٹی ٹی پی نے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں 2 ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان 2 دہشت گردوں کے مارے جانے سے ہمیں 3-4 وارداتوں کا کلو ملا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایسے مطالبے کر رہی ہے جو کسی منتخب عوامی حکومت کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کے باعث IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چین کے اہم دورے پر جا رہے ہیں، جس میں سی پیک سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور مصر نے فلموں اور ڈراموں کا ترجمہ کرنے کے لیے ڈبنگ سینٹرز کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور مصر کے سفیر ڈاکٹر طارق دروغ کے درمیان ملاقات میں ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو وسعت دینے کے لیے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی بڑھی، جس سے پاکستان بھی متاثر ہوا۔ کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے لیے 120 ارب روپے کا احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے یاسر حسین۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ دنیا کی مستحکم معیشتوں میں بھی کرنسی کی قدر کم ہوئی ہے۔ حکومت کی کوششوں سے ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کا رجحان ہے۔ احساس راشن کارڈ سے 2 کروڑ خاندانوں کو ریلیف ملے گا۔ ہمارے اقدامات سے جو ہے اب مہنگائی کی رفتار میں جو ہے سلو ڈاؤن آئے گا۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں کوئی قیمتیں نہیں بڑھی، اور جنوری میں 0.4% بڑھی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کافی جو پیرشبل گڈ ہے، خاص طور پہ سبزیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں جو ہے کافی کمی دیکھی گئی۔ مزمل اسلم نے کہا کہ بحرانوں کے باوجود ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 23 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر ہیں۔ ملکی معاشی شرح نمو 5.37% کی سطح پر ہے، اور ترسیلات زر میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کرنسی میں پچھلے 1 مہینے سے کافی سٹیبلٹی ہے۔ اس سال بھی ہمارا رن ریٹ 5% سے اوپر ہے۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہے برآمدات 30 ارب ڈالر اس سال پہلی دفعہ کراس کرنے جا رہی ہے۔ ریمیٹنسز جو ہے 32 ارب ڈالر کی طرف جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ماہ برآمدات میں 18% اضافہ اور درآمدات میں 23% کمی ہوئی۔ درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رواں مالی سال کے 7 مہینے میں ٹیکسٹائل کی برآمدات ریکارڈ سطح پر رہی۔ جنوری میں 1 ارب 55 کروڑ ڈالر کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کی گئی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد۔ ملک کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا شعبہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کرونا وبا کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی، بلکہ ملکی مصنوعات عالمی منڈیوں سمیت امریکہ اور علاقائی تجارت میں اضافے کا باعث بنی۔ صرف رواں مالی سال کے 7ویں مہینے اور جنوری 2022 میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی برآمدات 1 ارب 55 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور جنوری میں اس کی شرح میں 17% اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے 7 ماہ میں اس شعبے کی برآمدات 1 ارب 32 کروڑ ڈالر تھیں۔ اداریہ شماریات کے مطابق ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات کا حجم رواں مالی سال میں 10 ارب 93 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال انہی مہینوں میں اس شعبے کی برآمدات 8 ارب 77 کروڑ ڈالر تھیں۔ ہماری یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی گئی، ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا ہے یہ سسٹینیبل بھی ہے۔ یہ پاکستان میں اس کا ٹرف کی وجہ سے اگلے 2-3 سالوں میں اس سے مزید اضافہ ہونے کا چانس بھی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کے ذریعے سے امپلائمنٹ جنریشن کا
में भी इजाफा होगा। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में इजाफे की एक और वजह कोरोना वबा के दौरान इंटरनेशनल बायर्स के इंडिया और बांग्लादेश के मनसूख होने वाले ऑर्डर भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जिससे सनती पहिए में तेजी आ रही है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आज भी एक और मासूम नौजवान भारत की रियासती दहशतगर्दी का निशाना बन गया। काबिज फोर्सेज ने नौजवान को जिला शुपैया के इलाके नादी गांव में महासरे और तलाशी के दौरान शहीद कर दिया। KMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में फसाई मोदी हुकूमत की तरफ से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से भारतीय फौजियों ने 1 दर्जन खवातीन समेत 538 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें ज्यादातर अफराद को जारी मुकाबलों में शहीद किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 17,000 से ज्यादा अफराद को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि इलाके में पुरअमन मुजाहिरीन पर फौजियों की फायरिंग से 2189 अफराद शदीद जख्मी हुए। काबिज फौज ने 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचाया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद चेयरमैन मुस्तरद आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदराम ज़मानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में बेगुनाह नौजवानों के बेहमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया कि 10 लाख से ज्यादा काबिज फौजी इलाके में 1 करोड़ कश्मीरियों का मुहासरा जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी काले कवानीन की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहे हैं। नाज़रीन, नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत सेकुलरिज्म के अपने मकरूह चेहरे की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म और इस्तबदाद की इंतहाएं पार कर चुकी है। भारत के सेकुलर चेहरे और बर्बरियत की काली रातों का अहवाल हमारे नुमाइंदे सादिक बलोच की इस रिपोर्ट में। सवा अरब से जायद आबादी, नाम नहाद सेकुलर आइन और अक़लियतों के लिए अजाब बनी धरती जिसे भारत कहते हैं। गांधी के इस देश में हिंदुत्व का राज है। करोड़ों मुसलमान, सिख और ईसाई भारतीय मुआशरे के बदबूदार निज़ाम में अपने हुकूक के लिए सिसक रहे हैं, मगर दुनिया की नाम नहाद बड़ी जमहूरियत सेकुलर नकाब में घुनौना चेहरा छुपाए गैर कानूनी कब्जा में लिए कश्मीर में जुल्म व जबर की काली रात को तवालत देकर मासूम कश्मीरियों को रौंद रही है। एक तरफ भारत में मसाजिद और चर्च जुनूनी हिंदू बलवाइयों के हमलों से महफूज नहीं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में कासिब फौजी ताकत के बलबूते पर निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगियां, अमलाक और आज़ादी कुचल रहे हैं। मकबूजा वादी में शोहदा के कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह नहीं, लाखों शहीद, हज़ारों माजूर, औरतें बेवा हैं और बच्चे यतीम हो चुके। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका। गुमनाम कब्रों की बढ़ती तादाद सेकुलर भारत के चेहरे पर बढ़ती कालक का पता दे रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के दोनों अदवार में मजहबी अक़लियतों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो सबके सामने है। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट हो चुका है। जो सिख हैं, छोटी ज़ात के हिंदू हैं, मुसलमान हैं और इसी तरह जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो भी अब दुनिया के सामने है। 72 साल से मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म की तवील रात पर आलमी बरादरी की बेहिसी कश्मीरियों के लिए सवालिया निशान है। अरबों की अमलाक कारोबार तबाह हो चुका, तालीम रुक चुकी और ज़िंदगी सिसक रही है। रवाहिकीन को लाशें नहीं मिलते और शुहदा को कब्रें नहीं मिलती, मगर ढोंग और ढकोसले से बनी नाम नहाद सेकुलर भारत पहचान अपने काले कवानीन से कब तक अज़्म आज़ादी की राहें रोक सकेगी। कश्मीर इशू तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। 7 दहाइयों से जारी जुल्म जबर की रात ख़त्म होने वाली है और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा की तरह मौजूद है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। आज़ाद फ़ज़ा में जीने का हक मांगने वाले मासूम कश्मीरियों का मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने जीना मुहाल कर दिया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने वाले भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आलमी मीडिया हिंदुस्तानी हुकूमत के मज़ालिम को खुसूसी कवरेज दे रहा है। भारत की तमाम नाकाम कोशिशों और ड्रामों के बावजूद दुनिया बखूबी जान चुकी है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आज दुनिया के ऐवानों में कश्मीरी अवाम के हक में आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में बरतानवी पार्लिमान के मेंबरान ने खुलकर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के हक में आवाज उठाई। अगस्त 2019 से अब तक आलमी मीडिया मकबूजा कश्मीर में जारी भारत की इंसानियत सोच और गैर जमहूरी इक़दामात की मजम्मत करता चला आ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने इस गैर आईनी इक़दाम को
इंडियाज डार्क मूवमेंट इन कश्मीर करार दिया है। द गार्डियन ने इसे कश्मीर को इंडियन कॉलोनी बनाने की कोशिश से ताबीर किया है। BBC, फ्रांस 24, DW न्यूज, TRT वर्ल्ड, CNBC समेत मुख्तलिफ खबरसादारों ने कश्मीर में भारतीय मजालिम की पूरी कवरेज की। जेनोसाइड वॉच और ह्यूमन राइट्स वॉच की कश्मीर में जारी नस्लकुशी और इंसानी हकूक की पामालियों पर मबनी रिपोर्टें भी नाकाबिले तरदीद दस्तावेजात हैं। अल जजीरा टीवी चैनल ने भारतीय फौज के हाथों शहीद किए गए 3 नौजवान तलबा के लवाहिकीन की आहें और सिसकियां दुनिया को सुनवाई, जिन्हें मासूमों की मैयतें भी नहीं दी गईं। 2019 से मकबूजा कश्मीर बदतरीन लॉकडाउन में है। नक्लो हरकत, मालूमात तक रसाई, सेहत, तालीम और आज़ादी इजहार की सूरत हाल बदतरीन है। सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के नुमाइंदों को खास तौर पर हदफ किया जाता है। लोगों को अकूबत खानों में डाला जाता है और बहुत से लोग ज़ेरे हिरासत हैं। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को पूरा करने के लिए भारतीय हुकूमत ने दिफाई बजट में 10% इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 5,250 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए हथियारों, हवाई जहाज़ों, जंगी जहाज़ों और दीगर फौजी साजो सामान की खरीदारी को तरजीह दी गई है। उधर आंध्र प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब जिन्ना टावर को बाबरी मस्जिद की तरह मुनहदिम करने की धमकी दी है। हिंदुत्व ताकतों की जानिब से जिन्ना टावर को मुतनाज़ करार देते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकारीब के दौरान चंद शरपसंदों ने जिन्ना टावर पर भारतीय झंडा लहराने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। हुक्काम ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ इत्तेफाक की राय से जिन्ना टावर को भारतीय झंडे के रंगों से रंग दिया है, ताकि हिंदू इंतहा पसंद इसे गिराने से बाज रहें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला जारी है। यूपी के वजीर आला योगी नाथ ने बाबरी मस्जिद की तरह यूपी की शाही ईदगाह मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने का ऐलान किया है। वकार हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। भारत में सियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से शुरू होती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर खत्म होती है। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाकर इंतखाब जीता है तो मोदी का जानशीन योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाकर इंतखाब जीतना चाहता है। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, यहाँ मुसलमानों की तादाद 23% है। वहाँ ये सब हो रहा है और वजह है 10 फरवरी से शुरू होने वाले इंतखाबात। जरा देखिए यूपी के वजीर आला योगी जी कैसे मुसलमान मुखालिफ मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। यूपी की शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को मंदिर में तब्दील करने की मुहिम चलाई जा रही है। रियासत के मुसलमान वोटर्स तशवीश में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि भारतीय हुक्मरान जमात मंदिर काट के नाम पर सियासत कर रही है। इस तहरीक को 2019 में हवा मिली थी, जब भारतीय अदालत ने अयोध्या में हिंदुओं का मौकफ तस्लीम करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी थी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंदों ने अयोध्या में कायम बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था। उस रोज होने वाले फसादात में बाबरी मस्जिद के अलावा और बहुत सी मसाजिद और इमलाक को या तो मुनहदिम किया गया या नजर आतिश। अगर अब की बार भी इस मुहिम को ना रोका गया तो खदशा है कि बाबरी मस्जिद जैसा सानिया फिर दोहराया जाएगा। वकार हैदर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.8% रिकॉर्ड की गई। 6047 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वायरस की वजह से मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए। हर शहरी को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इस बारे में कराची से रिपोर्ट करेंगी नौरीन आसिफ। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के पहले मरहले में 1 फरवरी से 14 फरवरी तक घर घर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की जा रही है, जिसके लिए सिंध भर में 10,988 हेल्थ प्रोफेशनल्स और सोशल मोबिलाइजर्स की मदद ली जा रही है। इस मुहिम के दौरान सिंध भर में मजमूई तौर पर 84,60,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराक लगाई जाएगी, जिसमें 1,27 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की पहली, जबकि 57,12,000 से ज्यादा अफराद को दूसरी डोज लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को 403 टीम्स अलॉटेड हैं,
جو کہ گھر گھر جائیں گی اور 6.5 لاکھ سے زائد کا ٹارگٹ اچیو کریں گی. ہماری ٹیمیں بیسیکلی ان لوگ خواتین کو فوکس کر رہی ہوں گی جو گھروں میں ہوتی ہیں اور ان کا کسی وجہ سے جانا نہیں ہوتا. خواتین ورکرز کو استعمال کر کے ہم گھر گھر مہم چلا کر ان خواتین کو ویکسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شہریوں نے اس مہم کو حکومت کی جانب سے بہترین اقدام قرار دیا ہے. یہ بہت بہترین اقدام ہوا کہ گھر گھر میں آ کے لگا رہے. پہلے گاؤں سے لگوائی تھی, ابھی یہاں سے سہولت ملی تھی, پھر ادھر لگوا لی ہے, پہلے نہیں لگوا سکی. بہت اچھی بات ہے جو محلے محلے میں گھر گھر میں آ کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, تو ہم سب محلے والے بہت خوش ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو بہت سہولت ہو گئی کہ ہم بچ جائیں گے, جانے سے ٹائم کی بچت ہو جائے گی. محکمہ صحت سندھ, NCOC اور EPI کے اشتراک سے سندھ بھر میں جاری اس مہم سے مستفید ہو کر کورونا سے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. نورین آصف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. ناظرین, کورونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنم نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں اومیکرون کا عروج آنا باقی ہے. سب کی آنکھوں کے سامنے یہ وائرس کسی نئی قسم میں تبدیل ہو جائے گا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق وبا سے نمٹنے میں کئی ہزار ٹن اضافی کچرے کی وجہ سے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم پر شدید دباؤ پڑا. اضافی کچرے کی وجہ سے انسانوں کی صحت اور زمین کے ماحول کو خطرہ لاحق ہے, اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے موجودہ نظام اور طریقہ کار میں بہتری لائی جائے. رپورٹ کے مطابق مارچ 2020 سے نومبر 2021 تک طبی عملے کی حفاظت کرنے والے 1.5 ارب لباس اور سامان تقسیم کیے گئے. ان کا وزن تقریباً 87,000 ٹن بنتا ہے. اس کے علاوہ 140 ملین ٹیسٹنگ کٹس بھی فراہم کی جا چکی ہیں. کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ابتدائی 8 ارب ویکسین سے 1,44,000 ٹن کچرا جمع ہوا, جو استعمال شدہ سرنجز اور دوسرے سامان پر مشتمل تھا. ناظرین, کچھ بات کریں گے یوکرین اور رشیا کے حوالے سے. صدر پیوٹن نے ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ روس کے بنیادی تحفظات کو نظر انداز کیا گیا ہے. روس اپنے مطالبات پر امریکہ اور نیٹو کے اس رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اگر روس امن چاہتا ہے اور حملے کا ارادہ نہیں رکھتا تو یوکرین کی سرحد سے اپنے فوجی واپس بلائے. اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کے برعکس فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ, بھاری ہتھیاروں کی تنصیب اور سرحد کے قریب پیش قدمی سمیت کر رہا ہے. یوکرین نے سرحد پر صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حکم نامے پر دستخط کر دیے. فیصلے کے مطابق یوکرین آئندہ 3 سال کے دوران 1 لاکھ جوان فوج میں بھرتی کرے گا. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے کیف پہنچے ہیں. بورس جانسن نے روس پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنے تاکہ مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے. PSL کی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کے 9ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 200 رنز کا ہدف دیا ہے اور میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے. پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. لاہور قلندرز نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے. اوپنرز عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو 94 رنز کا آغاز دیا. عبداللہ شفیق نے 2 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 41 رنز بنائے. فخر زمان نے شاندار فارم کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک اور نصف سینچری بنائی. انہوں نے 38 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 66 رن سکور کیے جس میں 3 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے. کامران غلام نے 30 رنز بنائے. محمد حفیظ 37 اور راشد خان 20 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. پشاور زلمی کی طرف سے سلمان ارشاد نے 2 وکٹیں حاصل کی. پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری ہے اور 1 وکٹ کے نقصان پر 6 رنز بنا لیے ہیں. یہ جب آپ ان کے ہاتھ باہر نکل کے بڑا شاٹ کھیل دیا اور اونچا شاٹ, لیکن یہ بڑے آرام سے باؤنڈری کے اوپر سے اچھا پک اپ شاٹ کھیلا, باہر نکلے تھے. ایسا موقع تو اور اب کچھ بات کرتے ہیں چین میں سرمائی اولمپکس کے آغاز میں 2 دن باقی ہیں. اولمپک مشعل نے بیجنگ میں اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل بیجنگ سے زبیر بشیر کی اس رپورٹ میں.
बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के 14 बरस बाद एक मरतबा फिर बीजिंग में ओलंपिक रेले शुरू हुआ। इस रेले में भागने वाले 41 से 80 साल की उम्र के कौमी हीरोज सख्त दर्जा हरारत से बेनियाज दिखाई दे रहे थे। चीन के नायब वजीर आजम हांग चिंग ने रेले के आगाज का ऐलान किया। इस मौके पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने कहा कि बीजिंग ने दुनिया को बता दिया है कि वो तारीख रकम करने के लिए तैयार है। रेले के पहले 3 मशलबरदारों में चीन के पहले विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, साबिक आलमी स्पीड स्केटिंग चैंपियन लू जी हुआन, एरोस्पेस के हीरो जिंग हाइफंग और ये भाईजान शामिल हैं। इस रेले के आखिरी मशलबरदार बर्ड नेस्ट के डिजाइनर शोंगांग होंगे। टॉर्च रेले के दौरान चीन में जिंदगी के तकरीबन तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात शरीक होंगी। फॉरेस्ट पार्क रेले पॉइंट की कुल लंबाई 10.6 किलोमीटर है। यहाँ 135 शख्सियात मशल उठाएंगी और हर मशल बरदार औसतन 89 मीटर का फासला तय करेगा। ये टॉर्च रेले बीजिंग में ओलंपिक्स के 3 मुकामात से होता हुआ जुमे के रोज इख्तिताम पजीर होगा। जुबैर बशीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बीजिंग। मौसम सरमा के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले सरमाई ओलंपिक्स पहली मर्तबा चीन में होने जा रहे हैं। सरमाई खेलों की तारीख पर देखते हैं मोहम्मद यूनस की ये रिपोर्ट। कदीम यूनानी ओलंपिया के मुकाबलों से मुतासिर होकर 1896 में जदीद ओलंपिक्स मुकाबलों का आगाज एथेंस से हुआ। ओलंपिक खेलों के मुकाबलों में 200 से ज्यादा अक़वाम शरीक होती हैं। विंटर ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज 1924 में फ्रांस से हुआ, जिसके बाद हर 4 साल के वक्फे के बाद इन खेलों का इनेकाद किया जाता रहा। जंग अजीम दुयम की वजह से 1940 और 1944 के सरमाई ओलंपिक्स मुकाबले नहीं हुए। 1992 तक समर और विंटर ओलंपिक्स एक ही साल में मुनक़िद होते रहे। ताहम 1994 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने दोनों ओलंपिक्स को अलग अलग साइकिल्स में कराने का फैसला किया, जिसके बाद से समर और विंटर ओलंपिक्स मुकाबलों के दरमियान 2 साल का वक्फा होता है। सरमाई ओलंपिक्स में अमेरिका ने सबसे ज्यादा 4 मरतबा, फ्रांस 3 दफा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड 2-2, जबकि जर्मनी, यूगोस्लाविया, रूस और जनूबी कोरिया एक मरतबा इवेंट की मेजबानी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका ने हर सरमाई ओलंपिक्स में तमगे जीते हैं। ताहम अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसको अब तक के तमाम विंटर ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने का एजाज हासिल है। ऑल टाइम ओलंपिक्स गेम्स मेडल्स टेबल पर नॉर्वे सरफहरिस्त है। सरमाई खेलों में स्कीइंग, बाइथलॉन, बॉब स्लेजिंग, कर्लिंग, आइस हॉकी, ल्यूच और स्केटिंग के मुकाबले शामिल हैं। ओलंपिक्स के साथ साथ माजूर अफराद के लिए पैरालंपिक्स मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। चीन पहली बार सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दीगर खेलों की खबरों से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं मौसम का अहवाल। नाज़रीन, मलका कोसार, मरी और गलियात में बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी और गलियात में सयाह कम तादाद में मौजूद हैं। बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। शदीद हवाओं से हरनाई और शाहरग के दरमियान 132 kV मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया है, जिससे कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर जालाबारी की तवक्को भी है। तहम कराची समेत सुबह सिंध के साहली इलाकों, सुबह बलोचिस्तान के बालाई इलाकों और साहली पट्टी और जनूबी पंजाब में आंधी चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -14, कालाम -11, गोपस -8, स्कर्दू, स्तोर -6, मालम जब्बा, हुंजा, पुलवामा, बारामूला -4, पाड़ा चिनार, बगरोड, अनंतनाग, शुपैया -3, चित्राल, रावलाकोट, श्रीनगर -2, दीर और द्रोश में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के इलाके बार्थी में 5 अरब 78 करोड़ रुपए की लागत के 9 मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि 2 अरब रुपए लागत के इस अस्पताल से बलूचिस्तान और सिंध के लोग भी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला जच्चा बच्चा अस्पताल, टीचिंग अस्पताल में नए ब्लॉक्स के तामीराती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। वफूद से गुफ्तगू करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ महकमों में 1,30,000 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिदमत की सियासत पर अमल पैरा होते हुए तमाम इलाकों की यकसां तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कौम की उम्मीदें इमरान खान और PTI से जुड़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी फवाद अली नूर ने मुलाकात की और साथियों समेत PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। सियासी जमातों के कारकुनान की PTI में शमूलियत मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अवामी एतमाद का इजहार है। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि बल्दियाती तरमीमी कानून के हवाले से इस इख्तलाफ की जमातों से जिन निकात पर इत्तेफाक हुआ है उन पर 100% मिनोअन अमल किया जाएगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने का फैसला हुआ। वज़ीर आला ने महकमा खुराक को 1 मार्च से नॉर्दर्न सिंध से गंदम की खरीदारी की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह ने बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी और अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफ किया। इजलास को बताया गया कि 878 किलोमीटर तवील मटियारी लाहौर 4000 मेगावाट हाई वोल्टेज लाइन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अवाम को रोज़गार की फराहमी, सेहत और म्यारी तालीम देना हमारा मिशन है। सूबे की पसमानदगी के खात्मे और तरक्की के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पजिंजर ने कहा कि बिला तफरीक मसावात की बुनियाद पर आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। शिमाल और जनूबी अजलाक के तरक्याती मनसूबों के जरिए महरूमी का अजाला करेंगे। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में गहमा गहमी जारी है और गिलगित बल्तिस्तान महीने का आगाज हो गया है। तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। बुलंदोबाला पहाड़ों, आबशारों, बल खाती नदियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का सयाहत के एतबार से दुनिया भर में कोई सानी नहीं। ये खित्ता अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती इनफरादियत की वजह से मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींच लाता है। गिलगित बल्तिस्तान की इसी खूबसूरती को उजागर करने के लिए दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में माह गिलगित बल्तिस्तान का इफ्तिताह हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर काजिम मैसम और सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने इफ्तिताह किया। पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती साजो अंदाज आलमी सतह पर जगमगाने लगे। पाकिस्तान पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी और रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। काजिम मैसम ने इस मौके पर अरब सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान पवेलियन में माह गिलगित बल्तिस्तान के दौरान इलाके की खूबसूरती और सकाफत को पेश किया जाएगा, जिससे बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी सयाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लोधरा में कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी के लिए 30 किसान सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। जखीरा की गई खाद भी तहवील में लेकर गोदामों को सील किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। रबी की फसल की काश्त पर खाद डीलर्स ने खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके इसे सरकारी रेट से महंगी फरोख्त करने की कोशिश की। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर जिलाई इंतजामिया ने किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर 30 किसान सहूलत सेंटर बनाए हैं। 6.5 लाख बैग जो है वो जिम्मेदार ले चुके हैं और मजीद उनके ज़रूरत के मुताबिक इस वक्त मार्केट के अंदर यूरिया खाद वाफिर अवेलेबल है। यूरिया भी मिल रही है और साथ नाइट्रो DAP मिल रही है। हुण साकू खाद की परेशानी कहन थी भी साकू 8 बोरे की जरूरत है, 10 की जरूरत है, साकू इंशाल्लाह मिलती पई है। किसान सहूलत सेंटर्स पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ इंतजामिया ने खाद सरकारी रेट से महंगी फरोख्त करने और जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गोदामों से 5000 बोरी DAP और 400 बोरी यूरिया खाद कब्जे में लेकर सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त करने के साथ 6 खाद डीलर्स के गोदाम सील कर दिए हैं। हुकूमत की तरफ से तय करदा रेट पर खादों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है।
ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में होने वाले इजलास में मुतादिद उमूर ज़ेर गौर आए। कमेटी को रेलवे, स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी ब्रीफ किया गया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजीद बेहतर बनाने के लिए तहकीक को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में वर्कशॉप में एहसास की 3 साला रिसर्च स्ट्रेटजी पर भी मुशावरत हुई। वर्कशॉप में एशिया तरक्याती बैंक, UNDP, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरू की ज़ेर सदारत इजलास में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी, पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर इदारों की निजकारी के मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि नंदीपुर और गुद्दू पावर प्लांट्स के बारे में काबीना कमेटी तवानाई फैसला करेगी। मोहम्मद मियां सोमरू ने मुतल्लिका हुकाम को के इलेक्ट्रिक, पार्क री इंश्योरेंस और हाउस बिल्डिंग के मामलात में तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर हल करने की हिदायत की। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मदारिस में हाईटेक लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हाफिज कुरान तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। ताहिर महमूद अशरफी ने नौजवानों की तरक्की के लिए उस्मान डार की काविशों को सराहा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा है कि PTV न्यूज़ पर शिना और बल्ती खबरें प्राइम टाइम में शिफ्ट करना खुशाइंद बात है। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लायक खबरों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती कामों और सियाहत के हवाले से बर वक्त आगाही मिलती है। PTV जो है पूरे मुल्क का एक नुमाइंदा चैनल है जो हर तरह से पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करता है और बेहतरीन प्रोग्राम्स तरतीब देता है। वाहिद TV चैनल है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ज़ुबान में बल्ती और शिना में प्रोग्राम्स और न्यूज़ जो बुलेटिन है वो नशर करता है। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कि जो इन्होंने टाइमिंग्स 4 बजे से 7 बजे की रखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, तो ये भी एक बड़ा अहसन इक़दाम है इनका। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब कुछ खेल की दीगर खबरों के लिए एक दफ़ा फिर चलते हैं शफीक की तरफ।